तो इसके लिए भी गट्स चाहिए। अगर आप 24 lakhs डाल रहे हो कहीं पे, और वो भी नई गाड़ी में, जिसका आपको रिव्यू भी नहीं पता। 21 जगह 21,000 5 जगह देखे रखे। इनफैक्ट मैं भी एक से ब्लैक के चक्कर में पड़ गया था बीच में। वो सब सोच के मैंने अपना प्लान ड्रॉप कर दिया कि भाई जीप कंपास नहीं लेना है। और सबसे पहले तो मेरे को हैरियर बहुत अच्छी लगी थी। अच्छा, हैरियर लेने का बहुत शौक था मेरे को। क्रेटा देखी, क्रेटा तो मैंने बुक कर दिया था। मैं जनरली 1500 से 2000 के बीच में ही रखता हूँ आरपीएम। इसका जो क्लच ट्रैवल है वो थोड़ा। सो हे गाइस, हम लोग वापस से आ गए हैं स्कॉर्पियो एन की एक और वीडियो में, और इस बार हम लोग बात करने वाले हैं ओनरशिप की। मेरे साथ है मेरे दोस्त अंकित खुराना जी। इनके साथ हम लोगों ने हाल ही में पीडीआई वाला वीडियो भी किया था। इनकी व्हाइट कलर की स्कॉर्पियो एन Z8L डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन 2 व्हील ड्राइव वाली व्हीकल है, जो इन्होंने अभी 26 सितंबर को फर्स्ट बैच डिलीवरी में ली थी नागपुर में। और इनके पास में एक्सपीरियंसेस कुछ आए हैं, इनिशियल एक्सपीरियंसेस, वो मैं इनके साथ में बैठ करके आज पूछने वाला हूँ। तो आज अंकित भाई हमारे साथ शेयर करेंगे कि उनको शुरू में गाड़ी को चला करके कैसा लग रहा है, क्योंकि टेस्ट ड्राइव में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बिता पाते और हम अपनी पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंसेस क्या क्या कर सकते हैं वो पता नहीं चलता है। जब इन्होंने गाड़ी को लिया, ये वर्धा में रहते हैं, नागपुर से चलाते हुए वहाँ पर गए, यहाँ के ट्रैफिक में एक्सपीरियंस किया, फिर नाइट ड्राइविंग करके देखी, हेडलाइट को डेली ड्राइविंग में रियल लाइफ में यूज़ करके देखा, वो सब चीज़ें, और गाड़ी की स्टेबिलिटी, कंफर्ट, रिलायबिलिटी, इंजन परफॉर्मेंस, इसके बेसिक जो एक्सपीरियंसेस इनके हैं वो सभी चीज़ें ही शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप स्कॉर्पियो एन ऑलरेडी बुक कर चुके हैं या उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आप चाह रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट। हेलो भाई, कैसे हो? मजा आ रहा है? सो अंकित भाई, सबसे पहले तो वेलकम बैक टू द चैनल एंड थैंक यू सो मच, आज आपने फिर से टाइम दिया। स्कॉर्पियो एन, जिसको बिग डैडी ऑफ एसयूवीज बोल करके मार्केट किया गया था, फिर जब ये लॉन्च हुई टेस्ट ड्राइव में बहुत लोगों ने मजा किया और बहुत ग्रैंड ओपनिंग मिली इसको बुकिंग्स की। आज सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी सिर्फ यही चलता है कि भाई डिलीवरी कब मिलेगी। मेरे किसी भी वीडियो में मुझे लोग कांटेक्ट करके फिर यही बोलने लग जाते हैं, भैया जल्दी चाहिए, कुछ कर सकते हो क्या? ऐसी गाड़ी अगर आपके पास फर्स्ट डे आ चुकी है तो यू आर वन ऑफ द रेयरेस्ट लकी पीपल ऑन अर्थ राइट नाउ फॉर गेटिंग द स्कॉर्पियो एन ऑन टाइम। अच्छा, आपको कैसा फील होता है कि गाड़ी आपके घर पर आ चुकी है, बड़ी है? तो एक जनरल फीडबैक आप पहले इस गाड़ी के लिए दीजिए, फिर मैं आपको स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछता हूँ। एक्चुअली मेरे को लगा नहीं था मेरे को 25,000 में आऊँगा, और 25,000 में आने के बाद भी मेरे को पहली डिलीवरी मिलेंगी एक्सपेक्टेड नहीं था, बट हो गया तो बहुत ही अच्छा लगा था मेरे को। एंड मतलब एक्चुअली बोलते हैं कि जैसे मैंने गुरुद्वारे में मन्नत मांगी थी कि भाई मेरी बुकिंग हो जाए, जब भी मेहर। हाँ एग्जैक्टली। तो अब लोग बोलेंगे कि यार ऐसा थोड़ी होता है, बट एक्चुअल में होता है। आप मानते हो, सच्चे दिल से मांगा है और अच्छे काम किए हैं तो होता है। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। आप एक बार मांग के देखो और करके देखो जी। मैं कर्मा में बिलीव करता हूँ। ओके, आप जैसे करते हो आपको वैसा ही मिलता है जी। तो आप डिजर्व करते थे इसलिए आपको मिला, ये आपका बिलीफ है? इनफैक्ट मैं अराउंड 1-1.5 साल से गाड़ी की सर्च में था। वाओ। मैंने जीप कंपास देखी, क्रेटा देखी। क्रेटा तो मैंने बुक कर दिया था। क्रेटा का जुलाई में मेरा डिलीवरी था। उसमें भी व्हाइट कलर? उसमें भी व्हाइट कलर टॉप एंड। अच्छा, और मैनुअल ओनली, मैनुअल का ही शौक है मेरे को। अच्छा जी। और सबसे पहले तो मेरे को हैरियर बहुत अच्छी लगी थी। अच्छा, हैरियर लेने का बहुत शौक था मेरे को। बट कैसा है, फिर वो 2019 का मॉडल था एंड 2019 के मॉडल में हैरियर में बहुत इशू आ रहे थे। सेकंड हैंड देखी थी? हाँ सेकंड हैंड। अच्छा, तो क्लच बर्न का इशू बहुत आ रहा था उसमें। हाँ, वो तो पुराने वाले में थोड़ा सा था। प्लान मैंने ड्रॉप कर दिया। अच्छा, बोले यार फालतू बहुत मेंटेनेंस लगेगा एंड ऑल, तो फिर रहने देते। और ब्रांड न्यू हैरियर क्यों नहीं लिया आपने? ब्रांड न्यू हैरियर की तरफ जा रहा था, तब बजट नहीं था। BS6 बजट नहीं था तब। 22 लाख की गाड़ी नहीं लेनी थी। फिर बजट नहीं था, तो उसके बाद सेकंड हैंड पे ही था मैं। तो फिर मैंने जीप कंपास भी देखी थी। वाओ। तो एक पुणे की जीप कंपास थी, ड्यूल टोन में, लिमिटेड ऑप्शनल। ओके, वो व्हाइट कलर में थी, वो भी बहुत अच्छी थी। अच्छा, बट उसका भी डील हुआ नहीं। उसका भी डील थोड़ा आउट ऑफ बजट जा रहा था। फिर मैंने सोचा फॉर्च्यूनर लेता हूँ, लेजेंडर में कन्वर्ट कर दूंगा। हाँ, पुरानी नॉर्मल वाली फॉर्च्यूनर, बॉडी किट लगा दो। बॉडी किट लगा दूंगा।
बस काम जम जाएगा। लेकिन फिर सोचा शानदार भी चाहिए और कैपेबल भी चाहिए। एक्चुअली कैसा है, लगना चाहिए पर्सनालिटी। हाँ जी। गाड़ी से उतरते हो तो लगना चाहिए। पर्सनालिटी की बात आप कर रहे हो, अच्छा भी लग रहा है। नहीं एक्चुअली अब सबके अलग अलग सोच है। जी जी जी। सो उसके बाद फिर मेरी सर्च कंटिन्यू रही जीप का। फिर मेरे को बाद में पता चला उसका मेंटेनेंस बहुत हैवी है। उसका एक पीछे का टेल गेट का जो मोटर होता है वही 50,000 का आता है, इनकेस अगर वो आउट ऑफ वारंटी खराब होता है। फॉरेन ब्रांड के कार का पार्ट्स तो महंगे आते ही हैं। तो उसकी मोनोप्ली भी रहती है उसके पार्ट्स में। उसके वाइपर 6,000 रुपए के आते हैं। तो वो सब सोच के मैंने अपना प्लान ड्रॉप कर दिया कि भाई जीप कंपास नहीं लेना है और ये सब नहीं लेना है। आपको कॉस्ट ऑफ ओनरशिप इजी ऑन द पॉकेट चाहिए। हाँ, मेरे को माइलेज भी चाहिए, मेंटेनेंस भी प्रॉपर होना चाहिए, गाड़ी अच्छी दिखनी भी चाहिए, ब्रांड वैल्यू भी चाहिए और बड़ी भी होनी चाहिए और 7 सीटर। एंड ऑल दीज थिंग्स यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द न्यू जनरेशन महिंद्रा। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा एक्चुअली कैसा क्रेटा बुक हो गया था। क्रेटा मेरे को व्हाइट कलर बहुत अच्छा लगा था, SX ऑप्शनल। सो वो मेरे को डिलीवरी मिलने वाली थी ऑलमोस्ट 2 महीने में। अच्छा जी। तो फिर वो मिली नहीं, बट 27 को अपना स्कॉर्पियो लॉन्च हो गया। हाँ। फिर मैंने अपने भैया को बोला, भैया ये तो क्या लॉन्च हो गया और इसका प्राइस भी बहुत अच्छा है। उसका प्राइस एक्चुअली बहुत अच्छा रखा था। मतलब वो क्रेटा सेल्टॉस को भी कम्पीट कर रहा था, हैरियर को भी कम्पीट कर रहा था। मतलब दोनों सेगमेंट को, C सेगमेंट को भी, D सेगमेंट को भी, मिडिल में रख के भी। हाँ, कोई कमी नहीं महसूस हो रही। तो उस केस में कैसा मेरे को लगा कि यार ये ऑप्शन बेटर है। अच्छा। तो वो फिर बोला कि भैया से पूछा, फिर भैया ने बोला यार न्यू इज ऑलवेज बेटर। या न्यू जनरेशन मॉडर्न व्हीकल। तो अब क्रेटा तो हो गई थी पुरानी और सबके पास होने के कारण कैसे वो बहुत कॉमन हो गई थी। अल्ट्रा कॉमन। हर दूसरी गली में क्रेटा दिखती है आपको व्हाइट कलर की। तो फिर उसके बाद मैं सोचा यार क्रेटा क्यों लूँ, एक बार चांस ले लेते हैं। फिर बहुत सोचा, एक महीना तो मेरा वैसे ही सोचने में जाए, जुलाई तक के था। बुकिंग करने का टाइम आने तक सोचा। स्टिल मेरे को हुंडई वालों ने कुछ कम्युनिकेट किया नहीं रिगार्डिंग बुकिंग डिलीवरी। अच्छा जी। उसमें भी वेटिंग बहुत है। हाँ, उसमें बहुत वेटिंग है, अभी भी वेटिंग है, 6 महीने की वेटिंग है। बट उसने कमिटमेंट दिया था कि आपको मिल जाएंगी 2 महीने में। बट वो मैं बोला अच्छा हो गया नहीं मिली। दिस वाज योर लक एक्चुअली। हाँ। आपकी मन्नत काम आई कि आप जो डिजर्व करो और अच्छा हो आपकी फैमिली के लिए वो आपको मिले। लेकिन मेरा बुकिंग के वक्त बहुत जबरदस्त केस हुआ था। अच्छा, कैसा रहा आपका बुकिंग एक्सपीरियंस? सो कैसा है, अब जैसे हर किसी को स्कॉर्पियो एन चाहिए। जैसे ही उसका बुकिंग चालू हुआ था उसके पहले सब ऐड टू कार्ट बस सब जुगाड़ में लग गए। जनरली इंडियन जुगाड़ में लगती है कि भाई गाड़ी चाहिए। हाँ, एक तो चाहिए, दूसरा ब्लैक में भी बेचनी है। हाँ, ब्लैक में बेचनी है। हाँ, बरोबर है आपकी बात, लोग करते हैं। एंड इनफैक्ट मैं भी एक से ब्लैक के चक्कर में पड़ गया था बीच में। फेसबुक ग्रुप पे किसी ने ऐड डाला, यार मेरे को गाड़ी चाहिए। तो मैंने उससे कांटेक्ट किया, तो फलाना ढिमकाना वो पैसे वैसे मांग रहा था। तो फिर बाद में आई फाउंड आउट कि वो स्कैम है। हाँ जी। फिर आई ड्रॉप इट होता है। तो उसके बाद में है ना, फिर मैंने है ना 5 जगह बुकिंग लगा की। मैंने 21 जगह 21,000 5 जगह देखे रखे। डाउन पेमेंट ऐसे पे कर दी। हाँ, सब डीलर को वर्धा में दिया, नागपुर में दो बुकिंग दिया। मतलब एक डीलर को 2 बुकिंग, दूसरे डीलर को 2 बुकिंग। अच्छा। और फिर है ना मेरे को ऐसे ही डाउट गया कि मैं ना यार डीलर के भरोसे रहूंगा, व्हाट इफ मेरा नहीं हुआ तो मेरे को तो लेना ही पड़ेगा। हर बुकिंग पे आपका 2000 कैंसिल होता है। फिर मैंने एक नंबर है ना, नहीं वो एक्चुअली उन्होंने बोल दिया था कि 31 अक्टूबर तक की कैंसिलेशन फीस नहीं है स्कॉर्पियो। चलो फिर रिस्क लेने का वर्थ था। हाँ, तो इनफैक्ट तो फिर मैंने सोचा, मेरा एक स्पेयर नंबर था मेरे वाइफ का। मैं बोला यार इससे मैं खुद ट्राई करूंगा, कुछ तो खुद करें। हाँ, खुद ट्राई करके देखूंगा होता है क्या। लग गया तो लग, ठीक है। सो मैंने ट्राई किया। मैं ऑलरेडी लॉग इन करके था वेबसाइट पे जी। तो क्या हुआ, 10:54 पे बुक नाउ का बटन आ गया। ओह हाँ जी, 10:54 पे आपको आया, हमें 11:05 पे भी नहीं आया। What a luck। हाँ, सो वो बटन आ गया। मैंने बुक नाउ पे क्लिक किया, पेमेंट किया, फिर वो पेमेंट गेट पे फेल हो गया। हाँ, वो क्रैश हो रहा था। मेरा फ्यू सेकंड में ही था एक्चुअली। अब इसका अगर सीक्वेंस नंबर अगर निकालते तो माइट भी मेरा पहले आएगा। हाँ। क्योंकि मैंने इतना फास्ट किया था और इतना जल्दी मेरे को मिला था, मेरे को पता है जी। सो फिर उसके बाद वो पेमेंट कैंसिल हो गया। एंड फिर 11:05 पे है ना मेरे को मैसेज है कि आपकी स्कॉर्पियो एन बुक हो चुकी है। बट वो दूसरे नंबर से था। अच्छा। हाँ, तो मेरी स्कॉर्पियो एन बुक हो गई थी
4 नंबर से, डीलर्स। हाँ डीलर्स के, वाया डीलर 5 नंबर से बुकिंग आ गई थी मेरे को। अच्छा। मैं बोला यार मेरे को तो बुकिंग आ गई यार, फिर रहने दो यार इसको कैंसिल। तो फिर बाद में फंडा पता चला कि यार आप 25,000 के अंदर हो उसकी गारंटी नहीं है। हाँ। फिर बाद में और डिलीमा शुरू हो गया यार, पहले खुशी दे दिया फिर बाद में गम। अब क्या आपको मतलब वो प्राइस प्रोटेक्शन की बहुत इच्छा थी? हाँ एक्चुअली कैसा है, वो जैसे बोल रहे थे प्राइस प्रोटेक्शन वालों की गाड़ी पहले मिलेंगी। नहीं ऐसा तो हुआ नहीं, लेकिन नहीं हाँ हुआ नहीं, बरोबर है, वो बाद में पता नहीं कैसे चेंज हो गया। इनफैक्ट मेरे को Z8 ही लेना था, 2 व्हील ड्राइव। वही बुक की थी? हाँ वही बुक किया था, ऐड टू कार्ड भी मेरा वो था। अमेंडमेंट करना पड़ा बाद में? हाँ नहीं अमेंडमेंट मैंने कब किया पता क्या, जब वेबसाइट पे डायरेक्ट आ गया अब कर सकते कि हो। नहीं वेबसाइट पे जब आया ना कि प्रायोरिटीज फॉर Z8L, तो फिर मैंने अपना बजट निकाला जी। ठीक है। तो मेरे को इफेक्टिव ये पड़ रही थी 1,60,000 रुपये महंगी Z8 से। 1,60,000 महंगी, मतलब हाँ। बजट बनाना पड़ा। हाँ क्योंकि देखो Z8 में मैनुअल में वैसे भी वो अलॉय नहीं दे रहे थे, एक्चुअली अलॉय देना चाहिए था। उसमें सिर्फ अलॉय नहीं है, उसमें पावर सीट और ये स्पीकर का क्या। हाँ सर्वगुण संपन्न है, अलॉयज नहीं है, पर अलॉयज आपको फिर मार्केट से लगाना पड़ता है, पर हाँ, क्वालिटी तो नहीं मिलती। वो मार्केट से मैं इसलिए नहीं लगा रहा था, मेरे को कंपनी फिटेड माल चाहिए। हाँ तो दैट जी, उसका लोगो। हाँ लोगो तो है बट उसका क्वालिटी भी रहता है, स्ट्रेंथ होती है ना। एग्जैक्टली स्ट्रेंथ। कहते हैं चीप अलॉयज कैन ब्रेक ऑन बैड रोड्स हाँ। इजियर देन द कंपनी अलॉयज। एग्जैक्टली मेरे फ्रेंड के साथ हो चुका, उसका टायर फट गया था। हाँ ये बहुत रिस्क रहता है, फिर आपको So- महंगा लेना पड़ेगा ब्रांड वाला, और वो बहुत मुश्किल से मिलते हैं अच्छी क्वालिटी के। हाँ, तो फिर मैंने बजट लगाया, इसका बजट था अपना क्या बोलते कंपनी का 70,000 कुछ पड़ रहा था एक्स शोरूम? तो हाँ नहीं एक्स शोरूम नहीं, अलॉय का प्राइस। अच्छा अलॉय का बजट लगा। मैं 70,000 रुपये और लगा था, तो मेरा महिंद्रा के ऑफिशियल ले लेते 17 इंच वाले? ऑफिशियली लेता था मैं उसका। अच्छा। और उसका लोगो वोगो के साथ, तो वो ऑलमोस्ट मेरे को फिर वो गाड़ी में सिर्फ 1,76,000 रुपये का फर्क था। मैं बोला यार इतना अगर स्ट्रेच कर लिया बजट तो थोड़ा और 1,76,000 से क्या होगा। सनरूफ भी था उसमें? हाँ सनरूफ भी था, सब कुछ था उसमें, सिर्फ अलॉय नहीं थे। अच्छा। और पावर सीट का मेरे को इतना कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट हाँ एक बार सेट कर लिया हो गया। हाँ। अगर मल्टीपल ड्राइवर्स ही नहीं है घर में तो सीट एडजस्टमेंट कर एंड इनफैक्ट इसमें है ना प्रिसीजन नहीं होता यार, मैं थोड़ा इतना नीचे करूँ कि उतना ऊपर करूँ, कभी कभी यस होता है कभी नहीं होता है। या तो उस केस में कैसा हुआ फिर मैंने Z8L ही लिया। मेरे को गाड़ी जल्दी चाहिए क्योंकि मैं ऑलरेडी 1.5 साल से रुका हूँ। मैंने अपना एग्जिस्टिंग व्हीकल जो होंडा का है WRV वो सेल कर दिया था। हाँ इसके भरोसे नहीं, हाँ। गाड़ी के भरोसे। तो मेरे को बड़ा प्रॉब्लम आ रहा था इधर उधर जाने के लिए, गाड़ी नहीं थी। हाँ तो मैं समझ सकता हूँ, फिर बिना मेरे को गाड़ी की दिक्कत जल्दी आती है लेने के चक्कर में फिर मैंने वो ये वाला मॉडल ले लिया कि कुछ तो लो। हाँ एग्जैक्टली। और फिर मेरे को लगा भी नहीं था, जब जैसे फिर टेंटेटिव डेट 30 अगस्त तक है, तो मैं बहुत वेट कर रहा। एक्चुअली सब लोग वेट कर रहे थे 30 अगस्त। पेनफुल राइट? हाँ बहुत, 2 मतलब महीना वेट किया है एग्जैक्टली बुकिंग के बाद। बुकिंग के बाद 1 महीना उसकी बुकिंग का डेट टेंटेटिव डेट आने के बाद भी फिर चलो 26 का डेट आ गया। फिर मेरे को लगा यार मेरी तो पहली गाड़ी है फॉर श्योर। नागपुर की भी है, पुलगांव की भी है, वर्धा की भी है, विदर्भ की एक्चुअली। हाँ ये बोल सकते। तो फिर मैं ना डीलर से कम्युनिकेट कर रहा था इस बारे में, बट 20 तारीख तक तो मेरी गाड़ी नहीं आई डीलरशिप में। हाँ आप मुझे बता रहे थे आपकी गाड़ी नहीं आई है अभी तक की। 20 तारीख तक तो गाड़ी नहीं आई। फिर मैं यार गाड़ी नहीं आई, फिर मैं PDI कब करूँगा, क्योंकि मीनवाइल बहुत लोग PDI कर चुके थे। हाँ, और बहुत फोटोज सारे वगैरह आ issues रहे थे। उनको आ रहे थे एंड डेमो कार का इशू, ये सब चीज़ें। तो मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम आया उसके, यार मेरे को टेंशन आ रहा था कि भाई यार क्या होगा यार, मेरे को ना डेमो व्हीकल मिल जाए। हाँ तो उस केस में कैसा मैं डीलर के पीछे पड़ा था। फिर मैंने सामने ऊपर तक के कंप्लेंट किया, रेस किया अपना क्वेरी, भाई मेरी गाड़ी का है, उसका स्टेटस क्या है। तो फिर इवेंचुअली मेरी डीलर ने बोला कि आपकी गाड़ी आ चुकी है, आप 21 तारीख को आ जाओ और अपना PDI करो। हाँ हम गए थे फिर। हाँ, 21 नहीं तो- 20 को गए थे हम। ओके हाँ मेरे को याद नहीं, बट वही है, वही तारीख में है। तो फिर PDI करने के बाद फिर संतुष्टि हुई, फिर गाड़ी का पेमेंट वगैरह सब किया। उसमें भी एक और लूपहोल आ गया, सैटरडे संडे आ रहा था बीच में। हाँ फिर आपको RTO तो के मेरे को अगर RTO नहीं होता था तो मेरा 26 को डिलीवरी नहीं हो, 26 एज एन नवरात्रि में तो डिलीवरी लेना ही लेना था मेरे को। हाँ। पहली गाड़ी और नवरात्रि, ये दोनों चीज़ थी मेरे लिए, और शुभ दिन। हाँ तो फिर जैसे तैसे 26 को
मैंने पूरी उसके पहले ही फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, आरटीओ से नंबर ले लिया। मेरे को नंबर का ऐसा कोई शौक नहीं था कि मेरे को कोई वीआईपी नंबर चाहिए। एग्जैक्टली वीआईपी नंबर लेना है और मेरे को वर्थ नहीं लगता। मैं ऑलरेडी इतनी महंगी गाड़ी ले रहा हूँ, गाड़ी से ही उसका नंबर पहचाना जाएगा। वही तो, नंबर से थोड़ी गाड़ी पहचानेगी। सही है। तो फिर मेरा 26 को गाड़ी वाड़ी ले लिया मैंने, एंड घर पे आ गया। फिर घर पे जैसे अब मेरा घर रहता है गुड़गांव में, नागपुर से ऑलमोस्ट वो पड़ता है 120 किलो। अच्छा, वर्धा से और 50? वर्धा से 30, नागपुर से 120। ठीक है। सो वहाँ जाते जाते है ना मेरे को शाम हो गया एक्चुअली। तो फिर मेरे को है ना दोपहर में डिलीवरी हुई थी हमारी। हाँ एग्जैक्टली। तो मेरे को है ना नाइट ड्राइव करना पड़ा। तो नाइट ड्राइव में है ना मैं बोला चलो यार इसकी तो हेडलाइट अच्छी है यार, मैंने टॉप एंड लिया तो मज़ा आ जाएगा यार। हाँ, टेस्टिंग मिल जाएगी आज तो। उसके बाद मैं गाड़ी चलाता हूँ, ऑटो हेडलाइट वगैरह सब चालू हो गया इसका। अच्छा। तो देखता हूँ यार हाई बीम का थ्रो है ना बीच में आ रहा है, तो आई थॉट कि यार ये होगा बाय डिफॉल्ट। तो मेरे को थोड़ा डिफिकल्ट हुआ घर सेटिंग वगैरह करके देखी। हाँ मैंने सब चीज़ें ट्राई की बट वो कुछ हुआ नहीं। और मैं ऑन द वे था, हाईवे पे था और फैमिली साथ में थी, वहाँ रुकने का भी मन नहीं होगा। रुकने का भी मन नहीं कर रहा। फर्स्ट डे ही है, थोड़ा एडजस्ट अपन कर ही लेते हैं। तो फिर मैं जैसे तैसे घर पहुंच गया। फिर दूसरे दिन फोरम में देखा तो देयर इज अ इशू हाई बीम को लेके, अलाइनमेंट लेके, क्योंकि बहुत गाड़ियां डिलीवर हुई, सब लोग शेयर कर रहे होंगे। बाकी अपने फ्रेंड से रिव्यू लिया, ग्रुप मेंबर से भी रिव्यू लिया, क्रॉस चेक किया। फिर उनके इसमें किसी के इसमें सिमिलर प्रॉब्लम था, किसी के इसमें नहीं था। तो फिर मैंने कंपेयर किया रिजल्ट। तो फिर देन आई लेटर फाउंड आउट कि मेरे अलाइनमेंट में प्रॉब्लम है, एज एन हेडलाइट के अलाइनमेंट में। तो अभी आज मैं उसी के लिए रेक्टिफाई करने जा रहा हूँ, सर्विस सेंटर जा रहा हूँ। होपफुली मेरे को लगता है ये ना खोलना बंद करना 15 मिनट का काम रहेगा। हाँ। हेडलाइट का काम हमने पहले भी करवाया है, तो यही देखा है कि सिर्फ अगर एडजस्टमेंट ही करने हैं हो जाता है। अगर शायद लूज हो रहा है गया हो, वैसा होगा तो फिर ठीक है, खुशी की बात होगी कि जल्दी काम हो भी गया और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हो जाना चाहिए एक्चुअली। मेरे पास भी टाइम नहीं होता है इतने से के लिए, और दोबारा आना पड़ा। मेन बात कैसा, नई गाड़ी लिया, सेकेंड डे ही मेरे को इधर आना पड़ा। लेकिन यार दो बातें कहना चाहूंगा आपके केस में, फिर भी शुक्र है ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। किसी का क्लच अटक गया वाला प्रॉब्लम देखा हाँ, अभी। तो और दूसरा आपको 26 तारीख तक के 2 महीना वेट करना पड़ा, बाकी लोगों को 2 साल वेट करना पड़ रहा है। इट्स गोइंग टू बी वेरी पेनफुल। सो ये नहीं बोलता हूँ कि आपकी प्रॉब्लम जस्टिफाई हो गई, आपको प्रॉब्लम ना ही आए ऐसी हमारी यही दुआ रहेगी। अब कोशिश ये करते हैं कि चलो जल्दी से ये सॉल्व हो जाए और सबके लिए इंस्पिरेशन बने कि बिना प्रॉब्लम वाली गाड़ी हैसल फ्री ओनरशिप भी दे पा रही है स्कॉर्पियो एन, ताकि बाकी लोग कैंसिल ना करे पैनिक करते हुए। इनफैक्ट मेरे भैया ने बोला तू एक नया प्रोडक्ट ले रहा है और कैसा है, नए प्रोडक्ट में प्रॉब्लम्स आती है, तो इसके लिए भी गट्स चाहिए। अगर आप 24 लाख डाल रहे हो पे, और वो भी नई गाड़ी में जिसका आपको रिव्यू भी नहीं पता जी, बीटा टेस्टर बन रहे हो तो थोड़ा डर लगता है। बट वो उन्होंने बोला कि यार अब तूने हाथ डाल ही दिया है तो तेरे को उतना चलना पड़ेगा। एग्जैक्टली। लेकिन अच्छा है ना, यू विल बी वन ऑफ द इनिशियल फ्यू ओनर्स हु वुड हैव अ रियल एक्सपीरियंस ऑफ दीज थिंग्स, और आप वो सुधरते हुए देखोगे। बाकी लोगों को शायद और रिफाइंड या सुधरी हुई चीजें मिलेंगी, अपडेटेड चीजें मिलेंगी, आप उसके इसमें शामिल होंगे, उसके रेजोल्यूशन में। यू विल बी वन ऑफ दोज मेंबर्स। अच्छा, हेडलाइट और क्या प्रॉब्लम कुछ हुआ? कैमरा आपने फर्स्ट डे तो बताया था लैगी है जब पीडीआई कर रहे थे। कैमरा बड़ा लैगी। हमें कुछ डेमो दे सकते हो चलाते हुए? हां सी। सो यू टर्न ऑन द कैमरा चालू कर दो। अच्छा जी। देखो फ्रंट कैमरा में देखो कितना लैग है। हाँ, ये तो फ्रेम बाय फ्रेम चल रहा है, लगा सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं किसी की। 15 एफपीएस पे चल रहा है ऐसा लग रहा है। शिट। सो दिस एक्चुअली इज काइंड ऑफ इरिटेटिंग। तो ये अगर ऐसा चलता है तो इसको यूज करने में मजा नहीं आएगा। वीजीए आता था ना यार, नोकिया का 6400, सेम क्वालिटी है बॉस। वो एकदम इनिशियल नोकिया कैमरास हुआ करते थे जो वैसा वाला दे रहा है वो फील। तब वीडियो रिकॉर्डिंग ब्रांड न्यू थी, फोटोज के लिए ठीक था कैमरा मोबाइल का। अभी ऐसा लग रहा है गाड़ी लग्जरी बना दी और कैमरा बुलेरो का डाल दिया कि थोड़ा सा इसके लिए छोड़ दिया, तो इसको थोड़ा एक्सपेंसिव काम कर सकते थे यहाँ पे। फ्रेम रेट इंप्रूव नहीं होगा तो कैमरा बदलना पड़ेगा। मैं तो वैसे इस पे रिलाई नहीं करना चाहता। आई एम गोना हैव अ 2 चैनल IRVM, यहाँ पर इसकी स्क्रीन रहेगी, क्योंकि मैं ये जो इतना पीछे तक का चैनल लोग अगर बैठेंगे तो दिखता ही नहीं है, तो उस टाइम के लिए मुझे ना ये काफ़ी नहीं लगता है। और मुझे ये वाली चीज़ सिर्फ इसके लिए चाहिए कि पीछे का मुझे दिखे, वो दोनों कांच के अलावा। तो आई हैव अ कैमरा, 2 चैनल कैमरा विद अ स्क्रीन हियर, तो ये उतना खास प्रॉब्लम नहीं देगा एज लॉन्ग एज द ड्राइव डायनेमिक्स कीप इम्प्रेसिंग मी। एंड व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट द ड्राइव डायनेमिक्स? ड्राइविंग को लेके तो एक नंबर है बॉस। सीरियसली? हाँ सीरियसली। मैनुअल है इसलिए? मैनुअल है इसलिए
मेरे को वैसे भी ऑटोमेटिक का शौक नहीं है। हैं। और कैसा है, इसका जो क्लच ट्रैवल है हाँ। वो थोड़ा लॉन्ग है बट लाइट SUV। है। बट लाइट है। अच्छा बट आप हैरियर देखोगे या सफारी देखोगे तो उसका क्लच थोड़ा हार्ड है जी। इवन उसका भी लॉन्ग है बट हार्ड है। Hard तो है। वो हार्डनेस के कारण कैसे ट्रैफिक में आपको है ना बहुत प्रॉब्लम होती है। लेग वर्कआउट अल्टरनेटिव। तो उस केस में कैसा है, आपको है ना ऑटोमेटिक ही चाहिए। अगर आप हैरियर या सफारी ले रहे हो Right. गो फॉर ऑटोमेटिक। कुछ गाड़ियों में ऑटोमेटिक सही आता है, कुछ गाड़ियों में मैनुअल भी मजे दे देता है। एग्जैक्टली। तो ये इसका है ना मैनुअल मेरे को बहुत ही मक्खन लगा, मक्खन वाह बटर वाह वाह। बटर टाइप। चलो सिर्फ अब थोड़ा बहुत गियर का नॉचीनेस है। अच्छा, शिफ्ट करते हो Shift करते क्या वक्त है। आरपीएम्स का और स्पीड का सही ध्यान रख रहे हो? हाँ ठीक है। 1500 से 2000 आरपीएम पे शिफ्टिंग कर रहे हो बताया था आपने, क्योंकि आपको माइलेज भी चाहिए। हाँ, तो उसमें generally- तो आइडियल है, ये गियर शिफ्टिंग बढ़िया ही होती है। हाँ उसमें शिफ्टिंग अच्छी होती है। बट दिस इज 2.2 एमहॉक। हाँ कुछ गियर की बात करो, जैसे हम्म। फोर्थ से फिफ्थ पे जा रहा है या फिफ्थ से डाउन शिफ्ट फोर्थ पे आ रहा है। सो ये आपका ड्राइव डायनेमिक्स को लेकर के फीडबैक था कि मजा आ रहा है, बट गियर में थोड़ा सा नॉचीनेस है। हाँ, अब वो हल्का- तो हल्का। यू विल हैव टू लिव विद इट बिकॉज़ दैट्स नॉट और रिपेयरेबल वैसे आल्सो। भी अभी गाड़ी ज्यादा चली नहीं है। चलिए तो नहीं, एक बार इंजन ऑयल रिप्लेस हो जाए, हाँ एक बार चल चल के फ्री हो जाए, शायद आप 5-10 हजार किलोमीटर पर रिव्यू दे सको। अभी तो 300-350 किलोमीटर ही हुए हैं। हाँ इसमें क्या है, अच्छा, इसमें क्या ही बोल सकते हैं, ये तो आपका इनिशियल ओनरशिप रिव्यू है बस। अच्छा देखो जो चीजें है ना मेरे को लगती है ना वो रेक्टिफाई होनी चाहिए। जैसे जी। इसका हेडलाइट है हम्म, वो मैंडेटरी है, वो तो बिल्कुल। इनकेस अगर सॉफ्टवेयर बग है इसमें। सोचो आपका हेडलाइट अभी ठीक नहीं है और आपकी गाड़ी एडवेंचर की कैपेबिलिटी रखती है, हाउ वुड यू गो एडवेंचर विदाउट हेडलाइट्स इफ दे आर नॉट वर्किंग गुड? बिल्कुल भी नहीं जा सकता। फिर ऑक्स लैंप्स लगाने पड़ेंगे लोगों को। बाकी इसका कॉर्नरिंग बहुत अच्छे से काम करता है। जी। कॉर्नरिंग हेडलाइन अगर इनकेस मैं ले रहा हूँ तो, क्योंकि मेरा पहले फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है कॉर्नरिंग। अच्छा, कॉर्नरिंग पहली बार आपके तो फिर मैंने जैसे ही ऐसे गाड़ी टर्न ली हाईवे पे और अंधेरा था, एकदम से लाइट फॉग लैम्प चालू हो गया। हाँ, लेफ्ट राइट सो इम्प्रेस यार, ये क्या है, मस्त टेक्नोलॉजी है। सो यू गेट इल्यूमिनेशन बिफोर यू कैन टर्न। हाँ। कॉर्नरिंग चीज बहुत अच्छी है, आई आल्सो बहुत यूज इट एंड इट वर्क्स वंडर्स। अच्छा, ये इनिशियल ओनरशिप रिव्यू में कुछ बेसिक्स और बता दो। ये जो बोनेट की विजिबिलिटी है, हाउ मच डज इट हेल्प यू फॉर ट्रैफिक हैंडलिंग, क्योंकि आप बड़ी गाड़ी के साथ भी पहली बार हो। वेल हाँ मैं बड़ी गाड़ी के साथ पहली बार हूँ तो मेरे को थोड़ा एडजस्ट करने को टाइम लगेगा। जी। बट ऑल्दो विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, पूरा दिख रहा है, पूरा दिखता है। थोड़ा सा मेरे को हल्का सा मेरे हिसाब से एडजस्ट करने को मेरे को टाइम लगेगा। बट व्यू बहुत परफेक्ट है। कहीं कुछ रिस्की लगा, कोई सीन ऐसा किया, अरे बाप रे अभी लग जाती गाड़ी? हाँ ट्रैफिक में लगता है ना, बट लोग संभाल लेते होंगे हाँ, आसपास but के। लोग संभालते हैं। चलो ये भी बढ़िया रहा। और Actually, गाड़ी चलाने का वही फंडा है। हाँ। अगर आप ट्रैफिक को देख रहे हो तो आप गाड़ी नहीं चला सकते। नहीं, ट्रैफिक आपको देख स्ट्रेट के चलना है जी। और ट्रैफिक अपने आप एडजस्ट करेगा। एज अ 4-व्हीलर ड्राइवर यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस हाँ, फर्स्ट exactly. एंड जस्ट ड्राइव स्ट्रेट। अगर That's- आपने खेलना चालू कर दिया तो फिर कुछ हो जाएगा गड़बड़। सो अंकित भाई, आपका माइलेज को लेकर क्या ऑब्जर्वेशन है? माइलेज कैसा मिल रहा है, या अच्छा माइलेज पाने के लिए आपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से? माइलेज का ऐसा फिक्स नहीं रहता है, आप जैसे गाड़ी चलाओगे वैसे वो माइलेज देंगे। जैसे मैं बहुत आराम से चलाता हूँ तो मेरे को गाड़ी अच्छे से माइलेज देती है। ओके। हाईवे के फिगर से मेरे 18.5 तक के मैंने अचीव किया है फर्स्ट डे पे ही, हाईवे पे, प्योर हाईवे पे। और अच्छा। सिटी से अगर मिक्स करेंगे तो भी गिरी सी गिरी हालत में 15.5, जो कि ओह। अभी शायद शो हाँ, अपना ओवरऑल आज 15-15.5 तक गया, जबकि अपन पहले जब चला रहे थे तो आपने मुझे जब दिखाया था तो 17 से 18 के बीच में कहीं पर था फ्यूल इन्फो में। तो आपने 350 किलोमीटर एक बार कर लिया है 15.5 kmpl। दिस इज ओवरऑल ऑफ हाईवे एंड सिटी। तो क्या आरपीएम पे गियर शिफ्टिंग प्रेफर करोगे आप फिर अच्छे माइलेज के लिए? मैं जनरली 1500 से 2000 के बीच में ही रखता हूँ आरपीएम। अच्छा, हर एक गियर शिफ्ट। लोग क्या है कि सिर्फ स्पीड पर फोकस करते हैं कि कम स्पीड में चलाओगे तो आपको माइलेज मिलेगा, बट वो आरपीएम वाइज गियर शिफ्टिंग को भूल जाते हैं। नहीं वो करना चाहिए और लाइट फुट पे चलाना चाहिए। ऑल्दो आपको अगर गाड़ी से परफॉर्मेंस निकालना है तो आप पंजा दबाओ, एक्सेलरेशन दो, लेकिन तब दो जब जरूरत है। ऐसा नहीं कि हाईवे खुला है तो आप लीनियर पावर ले रहे हो, लीनियर पावर मत लो। आप हल्का प्रेस करो, पावर जनरेट करेंगी, गाड़ी मूव होंगी, फिर एक्सेलरेशन छोड़ दो। लाइट फुट पे टेक्निक होती है, इससे है ना आपका स्पीड भी मेंटेन रहेगा। एज एन लाइक अभी जैसे पहले क्रूज कंट्रोल नहीं होता था, पहले के लोग यही टेक्निक यूज करते थे। Right. हल्का फुट प्रेस किया, गाड़ी छोड़ दिया। रनिंग पे आई, फिर छोड़ दिया, हल्का फुट, वो स्पीड मेंटेन रहती थी। तब क्रूज कंट्रोल नहीं था। अभी हाँ, फिर कैसा- लोग 80 फिर 70 फिर 80 फिर 70 ऐसे खेलते थे। हाँ, तो अभी वो स्पीड मेंटेन कर सकते हैं अपन लाइट फुट से बिना क्रूज कंट्रोल के। मैं तो जनरली यही करता हूँ। अभी जैसे क्रूज कंट्रोल आ गया तो मैं क्रूज कंट्रोल लगा लेता हूँ, क्रूज कंट्रोल सेट कर दिया, फिर ब्रेक मारा तो वो बंद हो जाता है, फिर ट्रैफिक चले गया, फिर वापस रिज्यूम किया,
वापस चालू हो cruise control जाता है। चालू। तो अच्छा लग रहा है क्रूज कंट्रोल का भी वर्किंग? क्रूज कंट्रोल अच्छा है, लेकिन पता नहीं मेरे को ऐसा फील हुआ जैसे मैं 6 गियर पे था और 80 से 90 की स्पीड के बीच में थी गाड़ी, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि गाड़ी स्लो चल रही है करके, बट मैंने जैसे ही मिरर खोले तो एयर प्रेशर से मेरे को पता चला गाड़ी फास्ट चल रही है। मुझे लगता है आपका बिलीफ ये था कि गाड़ी स्लो चल रही है क्योंकि आपको फुट पेडल जो होता है उसका रिस्पांस पता नहीं चलता था क्योंकि आपका पैर फ्री था। जब अपन रेव डालते हैं तो गाड़ी एक रिस्पांस फीडबैक वो देती है, पेडल पे आता है, फीडबैक देती है, उससे अपने को लगता है कि गाड़ी भाग रही है। बट क्रूज कंट्रोल पे आपको कुछ पता ही नहीं चलता नहीं है। तो इसलिए आपको एयर प्रेशर फील करना पड़ा स्पीड देखने के लिए। सो ओवरऑल आपको इस गाड़ी को देना है 10 में से स्कोर, ओवरऑल सारे फैक्टर मिला के। तो 10 में से कितना स्कोर दोगे? मैं तो 8 दूंगा क्योंकि दो पॉइंट है ना मेरे को इसका बिल्ड क्वालिटी को लगता है। अच्छा। ऑल्दो ये नई गाड़ी है, थोड़ा बहुत 19-20 होता है, महिंद्रा इस चीज को अगर फिक्स करता है और कस्टमर बिल्ड क्वालिटी या फिट एंड फिनिश? हाँ, फिट एंड फिनिश बोथ। अच्छा। और इलेक्ट्रॉनिक्स को लेके इन केस अगर कोई इशू आ रहा है, नई गाड़ी है, टेक्नीशियन इनके ट्रेन नहीं है, कुछ ट्रेनिंग आया है, ट्रेनिंग स्टाफ लिमिटेड अवेलेबल है, तो उस केस में कैसे कस्टमर को ज़्यादा वेट करना पड़ता, सफ़र करना पड़ता है। हाँ, तो वो चीज़ कस्टमर नहीं चाहता क्योंकि किसी की भी इच्छा नहीं होती वो नेक्स्ट डे आप गाड़ी लो और सर्विस सेंटर चले जाओ। वो बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस होता है आफ्टर स्पेंडिंग 24 lakhs ऑन दिस कार। हाँ, अपन ने अभी भी हेडलाइट का काम किया और अगले वीडियो में मैं लोगों को दिखा दूंगा हेडलाइट पहले क्या थे, काम क्या किया और आखिर में क्या रहे। अगर अच्छा रिजल्ट है तो लोगों को भी हेल्प मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। सो अब हम आपसे मिलूंगा वापस से 5 या 10 हज़ार किलोमीटर के बाद में और फिर से आपका रिव्यू लूंगा क्योंकि फर्स्ट सर्विस के बाद कैसा एक्सपीरियंस रहा, फर्स्ट सर्विस का एक्सपीरियंस कैसा रहा वो भी हमें देखना है। वो 1000 किलोमीटर पे 1000 किलोमीटर पे फर्स्ट सर्विस है, वो भी कर देंगे। फिर 5000 किलोमीटर पे आपका आफ्टर सर्विस का रिव्यू ले लेंगे कि कैसा रहा। और हम लोग कहीं ट्रिप वगैरह पर गए सारे SUV ग्रुप वाले, तो वहाँ पे भी आपको कुछ एक्सपीरियंस देखने मिलेगा। शायद ऑफ रोडिंग वगैरह के इवेंट्स रखेंगे हम लोग, है ना। तो थैंक यू सो मच अंकित भाई, आज आपने इतनी अच्छी एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। अगले वीडियो में दोबारा आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और लोगों के अगर कुछ क्वेश्चन हैं आपके लिए या हमारे लिए तो ज़रूर कमेंट में बता सकते हैं वो लोग। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय एंड ड्राइव सेफ।